क्वेश्चन है अपना, ए सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m and radius r is divided into two unequal parts. The first part has mass 7m by 8 and is converted into uniform disk of radius 2r. ठीक है, पहले पार्ट को अपन ने डिस्क में कन्वर्ट कर दिया जिसका मास क्या है 7m by 8. ठीक है, ये इसका मास है. The second part is converted into uniform solid sphere. Let I1 be the moment of inertia of the disk about its axis and I2 be the moment of inertia of the new sphere about its axis. ठीक है, the ratio of I1 by I2 is equal to. ठीक है, तो बेसिकली जैसे मतलब अपन I1 तो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. I1 का जो मास है I1 डिस्क, तो mr² by 2 होगा, तो m यहाँ पे कितना है 7m by 8, रेडियस 2r, तो mr² by 2, so that is 7m by 16 into 4r². तो ये यहाँ पे 4, तो 7mr² by 4, ये अपना I1 आ गया. अब I2 में देखो, I2 को ये बोल तो दिया कि यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर में कन्वर्ट किया है, लेकिन ना तो I2 का मेरे पास मास है, तो मास तो मैं सिंपली कैलकुलेट कर सकती हूँ कि भाई टोटल 2m है. ठीक है, और उसका 7m by 8 है, तो पार्ट 2 का मान लो m डैश है, तो m डैश का वैल्यू मेरे पास कितना आ जाएगा, सॉरी टोटल m है, तो m डैश इज इक्वल्स टू m minus 7m by 8 which is equals to 8m minus 7m m by 8. सो मेरे पास m डैश का वैल्यू तो आ गया. अब मुझे उसका रेडियस भी कैलकुलेट करना है, तो मैं रेडियस कैसे कैलकुलेट करूंगी. डेंसिटी देखो, मटेरियल की डेंसिटी तो सेम ही रहेगी, सेम मटेरियल से, तो पहला वाला जो सॉलिड स्फीयर है उसका डेंसिटी क्या है m by 4 by 3 पाई r³ इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी मास आएगा तो m by 8 4 by 3 पाई स्मॉल r³. तो कैंसिल क्या हो रहा है, ये वाला m कैंसिल हो रहा है 4 by 3, तो 1 by r³ इज इक्वल्स टू 1 by 8 r³. सो बेसिकली r³ इधर जाएगा और ये इधर आएगा, r by 2 का होल क्यूब ऐसे लिख सकते हैं. सो जो अपना r आ जाएगा वो r by 2. अब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना इजी हो गया. I2 इज इक्वल्स टू 2 by 5 mr², 2 by 5 m by 8 r², तो r ये आ गया अपना I2 का वैल्यू. ठीक है, तो यहाँ पे mr² बाई 2 से यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 5 into 16. सो I1 by I2, और उसको आप लिख सकते हो mr² बाई 80. तो I1 का वैल्यू मेरा कितना है 7mr² by 4, इंटू 80 by mr². सो बेसिकली mr² कैंसिल, 20, 7 into 20. सो I1 by I2 इज इक्वल्स टू 140. तो यहाँ पे आंसर अपना कितना आ जाएगा 140. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स. हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में दिया है कि अ थिन सर्कुलर प्लेट ऑफ मास कैपिटल M. तो आपके पास ये सर्कुलर प्लेट है और इसका मास m है और इसका रेडियस r है. एज अ डेंसिटी वेराइंग एज रो r, इसकी जो डेंसिटी है उसका फंक्शन आपको दिया गया रो r, रो एट एनी डिस्टेंस r इज इक्वल टू रो नॉट इंटू r. इसमें रो नॉट कॉन्स्टेंट है और r जो है ये डिस्टेंस फ्रॉम इट सेंटर.
तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्टिक्स का किसी परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट जो कि इसके एज पर लाई कर रहा है, ठीक है, उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो है ए एम आर स्क्वायर। तो ए की वैल्यू बतानी है क्या होगी, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ये जो एम दिया गया है ये पता कर लेते हैं क्या होगा। तो ये होगा डी एम, और डी एम होने का मतलब कि ये जो डी एम की वैल्यू हो जाएगी, आप क्या करो सेंटर से किसी डिस्टेंस आर पर जा करके आप एक रिंग बना लो, और उस रिंग को ये मैंने थोड़ा ठीक से है नहीं बट एक पतली सी रिंग ले लो जिसका विड्थ होगा डी आर। डी आर विड्थ का आपने रिंग ले लिया, तो उस रिंग का जो मास होगा एलिमेंट का वो हो जाएगा डेंसिटी इंटू इट्स वॉल्यूम। तो रो नॉट इंटू आर इंटू ये डेंसिटी हो गया, और वॉल्यूम कितना हो जाएगा 2 पाई डी आर, इसकी लेंथ 2 पाई डी आर इंटू 2 पाई डी आर इंटू इसका इंटू आर, तो 2 पाई आर डी आर इंटू रो नॉट आर। तो ये आपका डीएम हो गया, और इसको इसमें क्या करना है आपको, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2 पाई रो नॉट, ये तो कांस्टेंट है, और आर जो होगा वो 0 से आर तक लाई करेगा। तो एक आर ये है और एक आर ये है, आर स्क्वायर है, तो बाहर हो जाएगा आर क्यूब बाई 3। तो ये क्या होगा, ये आपका टोटल मास हो जाएगा। अब आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है सिस्टम का आईसीएम, उसकी वैल्यू क्या होती है डीएम आर स्क्वायर। डीएम आपने ऑलरेडी यहाँ उसका फंक्शन बना के रखा हुआ है, तो ये है 2 पाई रो नॉट इंटू आर स्क्वायर यहाँ पर है, और एक आर स्क्वायर यहाँ पर आर की पावर 4, और देखो इंटू डी आर। तो देखो यहाँ पर से 2 पाई डी आर यहाँ पर आ चुका है, और आर स्क्वायर और आर स्क्वायर ये दोनों आ चुके हैं, और रो नॉट इतना कंपोनेंट हमने ले लिया। इसे जब आप इंटीग्रेट करोगे आर 0 से आर तक जाएगा, तो आईसीएम की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2/5 रो नॉट आर की पावर 5, ठीक है, इंटू पाई। तो ये आपके पास आ गया आईसीएम। अब आपको पता है कि अगर आपको ये एक्सिस पता है, इस एक्सिस को अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो इसके अबाउट पता करने के लिए जिसका डिस्टेंस आर है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है, यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये कहती है कि अगर आपको सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो आई एट एनी पॉइंट आई नॉट विल बी इक्वल्स टू आई सी एम प्लस का एम डी स्क्वायर। डी का मतलब डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। तो आप इस यहाँ पर पुट कर दो, तो आई नॉट की वैल्यू हो जाएगी आई सी एम यानी कि 2/5 पाई रो नॉट आर की पावर 5 प्लस का एम मास कितना है 2/3, हमने यहाँ अभी कैलकुलेट किया था, ये इस मास को रखेंगे 2/3 पाई रो नॉट आर की पावर 5, ठीक है। डी कितना है आर है, तो ये आर की पावर 5 आ गया। इसे जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 16/15 पाई रो नॉट आर की पावर 5। अब देखो यहाँ पर आपको क्या करना है कि इसको, ये जो टर्म दिया गया है, इसको एम के टर्म्स में डिवाइड करना है, यानी कि अगर आपने एम के टर्म में डिवाइड कर दिया तो आप काम बन जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हो 3/2 इंटू 16/15 इंटू 2/3 पाई रो नॉट आर की पावर 5। तो आपको ये पता चल गया कि ये जो टर्म है ये है एम आर स्क्वायर, और ये सारा टर्म आपका ए होगा, तो ये हो जाएगा 8, ये 5, तो आपका 8/5 एम आर स्क्वायर। तो ये टर्म क्या है ए है, और ये है एम आर स्क्वायर। तो आपका आंसर होगा 8/5, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया। थैंक यू। The moment of inertia of a solid sphere about an axis parallel to its diameter and at a distance of x from it is I of x. Which one of the graphs represents the variation of I of x with x correctly? ഒരു
സോളിഡ് സ്ഫിയറിൻ്റെ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യയാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. ഈ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ എങ്ങനെയുള്ള മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? എപ്പോഴും മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ പറയുമ്പോൾ ഒരു ആക്സിസിനെ കണക്കാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുക. അപ്പോൾ ആക്സിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാരലൽ ടു ഇറ്റ്സ് ഡയമീറ്റർ ആണ്, അതായത് ഡയമീറ്ററിന് പാരലാണ്. അത് മാത്രമല്ല അത് ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ് ഫ്രം ദൂരത്തിലാണ്, ഡയമീറ്ററിന് എക്സ് ദൂരത്തിലാണ് ഈ ആക്സിസ് ഉള്ളത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഐ ഓഫ് എക്സും എക്സും നമ്മുടെ ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ നോർമലി ഒരു സോളിഡ് സ്ഫിയറിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിനെ ആധാരമാക്കിയിട്ടുള്ള മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ICM is equal to 2/5 mr² ആണ്. r is equal to radius of the sphere. m എന്തായിരിക്കും? മാസ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ പാരലാക്സ് തിയറി ഉപയോഗിക്കണം. കാരണം സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് അല്ലെങ്കിൽ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിയിലുള്ള ആ ആക്സിസിലുള്ള മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ അല്ല നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് അതിൽ നിന്ന് എക്സ് ദൂരത്തിലുള്ള മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ ചോദിക്കുന്നത്. സോ I is equal to എന്താണ്? ICM പ്ലസ് ഒരു mx². എക്സ് ദൂരത്തിലാണല്ലോ, സോ mx². ഇത് നമുക്കൊന്നും കൂടെ എഴുതാം. ഇതിനെഴുതാം എക്സിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനാക്കി എഴുതാം. I of x is equal to ICM എന്താണ്? 2/5 mr² പ്ലസ് mx². ഇനി ഈക്വേഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരു പാരബോളൻ്റെ ഇക്വേഷൻ പോലെയാണുള്ളത്. y is equal to 4ax² പ്ലസ് c എന്നുള്ള രൂപത്തിലാണുള്ളത്. ഇവിടെ c എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? c എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണല്ലോ അല്ലേ? കോൺസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു y ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ആണ്. സോ ആ y ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ഇതാണ് 2/5 mr². 2/5 കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്, m കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്, r കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. therefore c is equal to 2/5 mr². അതേപോലെ a എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? m/4. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പാരബോളയാണ് എന്ത്? ഈ ഇക്വേഷൻ. ഓക്കെ, ഇനി ഈ ഗ്രാഫ്സ് തന്നിരിക്കുന്ന ഗ്രാഫ്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടെണ്ണമാണ് പാരബോളൻ്റെ ഷേപ്പ് ഉള്ളത്. പക്ഷേ ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒറിജിൻ നിന്നാണ്. ഒറിജിനിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കാരണം c ഇവിടെ 0 അല്ല. സിനൊരു സ്പെസിഫിക് വാല്യൂ ഉണ്ട്, ഒരു y ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് നമുക്കുണ്ട്. സോ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഏതാണ്? ഈ നാലാമത്തെ ഈ y ഇൻ്റർസെപ്റ്റുള്ള ഈ നാലാമത്തെ ഓപ്ഷനാണ് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. Hello everyone, the question says that let the moment of inertia of a hollow cylinder of length 30 cm, inner radius is 10 cm and outer radius is 20 cm. About its axis be I. The radius of thin cylinder of the same about its axis is. So suppose we have a cylinder like this. Suppose we have a cylinder. So like this is our cylinder. So now we have given its length and its inner radius and outer radius. So it have inner radius and outer radius. Suppose this is our cylinder. So first we will make its length is 30 cm and inner radius is 10 cm and outer radius is 20 cm. And I is the moment of inertia. Radius of thin cylinder of the same about its axis is also I. So in this question I have to find out its radius of gyration. So first we will find out its moment of inertia. So moment of inertia will be equals to I m, radius is 20 square plus 10 square divided upon 2. So we use m a square plus b square divided upon 2, where a is the outer radius, b is the inner radius. Now on solving this equation, that will be equals to m k square, where k is radius of gyration. So on solving this value we get k square will be equals to 400 plus 100, 500 divided upon 2, that will be equals to 250. So now on solving this equation we get 5
root 10, that will be nearly equal to 16 centimeter. Hence, radius is 16 centimeter. Radius of gyration is 16 centimeter. That is option B. Hello everyone, let's start the question. Question says that a circular disc D1 of mass m and radius r has two identical discs D2 and D3 of the same mass and radius r attached rigidly at its opposite ends. Okay, the moment of inertia of system about axis OO passing through the center D1 as shown in the figure will be, so we have to find out the moment of inertia along OO dash along D1. Okay, so if we try to find out the moment of inertia along OO dash, let's say for D1 the moment of inertia is I1, so it will be the mass into the radius square by 2. Okay, and if we see the D3 and D2 are connected along the diameter of D1, okay, along the axis. So if this D3 is connected at a distance of r from the axis, we can write the moment of inertia for this is m r square by 4 for both. Okay, also if we apply the parallel axis theorem, then using that we can write the total moment of inertia I equal to I1 plus I dash is for D3 or D2. Okay, so as D3 and D2 are identical, so it will be 2 times of I dash. Okay, so total moment of inertia will be I1 plus 2I dash. Okay, so I1 is m r square by 2. Okay, and I dash is m r square by 4, and with parallel axis theorem, okay, we can write the mass plus mass into distance square. Okay, we can write this. Now if we solve this, this will be m r square by 2 plus m r square by 2 plus 2m r square. Now if we solve this, this will be 2 m r square plus m r square plus 4 m r square. Now if we solve this, this will be 6 by 2 m r square, and this will be 3 m r square. So if we check the options, the correct option is 3 m r square. So we can write correct answer is 3 m r square. Thank you. हेलो गाइस, इस क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म सिलेंडर अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर ऑफ द मास एंड द परपेंडिकुलर टू इट्स बेस। मतलब कि अगर मान लेते हैं कि ये हमारा एक सिलेंडर है, तो हमें इसके एक्सिस के अबाउट जो कि परपेंडिकुलर टू इसका बेस है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका कितना होगा वो हमें कह रहा है बताने के लिए। इसका बेस दिया हुआ है, इसका मास m दिया हुआ है, उसका बेस का रेडियस कितना दे रखा है इस क्वेश्चन में, ये r दे रखा है, बेस का रेडियस r दे रखा है। तो अगर यहाँ पे हम इसको टॉप व्यू से देखें तो टॉप व्यू से क्या होगा कि हमको सर्कल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है यूनिफॉर्म सिलेंडर, ये क्या है, यूनिफॉर्म सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर। अगर कुछ नहीं कहा गया है तो हम मानेंगे सॉलिड सिलेंडर। ठीक है, अगर आप ऐसे भी देख सकते हैं कि आपको जो है याद होगा डिस्क का क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, आई ऑफ डिस्क ये होता है हाफ एम आर स्क्वायर। तो वही तो है, यहाँ पे डिस्क ही डिस्क है, एक डिस्क दो डिस्क, मतलब ऐसे डिस्क का ही जुड़ा हुआ है। तो एक डिस्क का हाफ एम आर स्क्वायर,
तो वही मास है, अगर मान लेते हैं एक डिस्क का मास m है तो हाफ mr स्क्वायर, यहाँ पे फुल सिर्फ डिस्क है, ठीक है, तो इसका भी कितना होगा, सॉलिड सिलेंडर का भी, सॉलिड सिलेंडर का इसका भी हाफ mr स्क्वायर ही होता है। वैसे ही अगर हम बात करें आई ऑफ रिंग कितना होता है, ये होता है mr स्क्वायर। रिंग में क्या होता है कि होलो सिलेंडर का उसको कंपेयर कर सकते हैं, सिर्फ रिंग ही रिंग दिखेगा, होलो सिलेंडर में काटे तो अगर थोड़ा थोड़ा यहाँ से काटे मतलब ऐसे अगर हम काटे तो हमको क्या दिखेगा, रिंग ही रिंग दिखेगा। ये बात क्लियर है। तो आई ऑफ होलो सिलेंडर कितना हो जाएगा, mr स्क्वायर ही हो जाएगा। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, डिस्क को सॉलिड सिलेंडर से कंपेयर कर सकते हैं और रिंग को होलो सिलेंडर से, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको यहाँ पे इसको डेरिवेशन अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं डेरिवेशन में बताता हूँ। हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, r डिस्टेंस पे एक क्या करते हैं कि हम dr लेंथ का, मोटाई का हम ये dr मोटाई का हम रेडियस ले लेते हैं, ठीक है, r लेंथ, इसका रेडियस कितना है, r है, ये बात क्लियर है। और इसका मान लेते हैं कि पूरा लेंथ कितना है, l है, ठीक है। इसका कंप्लीट लेंथ अगर हम देखें तो एज्यूम कर लेते हैं हम कि l इसका लेंथ है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, अगर हम छोटा सा मास dm मानते हैं तो dm इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा, ये बात क्लियर है। और dm को क्या लिख सकते हैं, dm छोटा सा मास को रो इंटू क्या लिख सकते हैं, dv छोटा सा वॉल्यूम, ये बात क्लियर है। इतना तो आपको यहाँ पे हर क्वेश्चन में आप यूज करते होंगे, इसको तो क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे रो इंटू dv हो गया। अब अगर आगे चलें तो यहाँ पे रो क्या है, डेंसिटी है, dv क्या है, हम बोल छोटा सा वॉल्यूम है सेल का, ये बात क्लियर है। तो dv इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम dv इज इक्वल टू अगर हम निकालें तो कितना हो जाएगा, चलिए वहाँ पे जगह नहीं है, मैं इसको नीचे फाइंड कर लेता हूँ। तो dv इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 2 पाई r l इंटू डी आर, यही तो होता है इसका मतलब वॉल्यूम, ये बात क्लियर है। ये हो गया हमारा वॉल्यूम हो गया, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सेल हो गया। अब यहाँ पे I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, I इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई रो एल आर क्यूब इंटू डी आर। इसमें क्या किया कि बस dv में क्या किया हम वैल्यू रख दिए, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं फिर से लिख देता हूँ, ये इंटू रो, ये हो जाएगा 2 पाई आर एल इंटू डी आर। I इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई आर रो एल इंटू आर क्यूब, यहाँ पे क्यूब दे देता हूँ, यहाँ पे डी आर। कंप्लीट, समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है कि इंटीग्रेशन यहाँ पे कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे आर डी आर है, तो अगर हमको यहाँ पे क्या हो गया कि ये छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी आई है, तो इसको के दोनों तरफ क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो 2 पाई रो एल तो बाहर आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आर क्यूब इंटू डी आर हो गया, ये बात क्लियर है। इसको इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक, 0 से r तक, यहाँ 0 से r तक इंटीग्रेट कर देता हूँ, 0 से r तक। तो I इज इक्वल टू कितना हो गया, ये हो जाता है 2 पाई रो एल इंटू यहाँ पे कितना है, ये हो जाएगा R4 अपॉन 4 हो जाएगा, R4 अपॉन 4 हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन आपको पता होगा। I इज इक्वल टू यहाँ से निकल जाता है हमें रो एल पाई रो एल अपॉन 2r के पावर 4 हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें प्रॉब्लम ये हो रहा है कि हमें डेंसिटी को हटाना है, क्योंकि डेंसिटी तो दिया नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसमें से हम डेंसिटी हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, ये होता है, देखिए मास इक्वल टू कंप्लीट मास का अगर बात करें तो रो इंटू वॉल्यूम होगा, तो डेंसिटी इक्वल टू कितना आ गया, मास अपॉन वॉल्यूम आ गया। यहाँ पे किसी को दिक्कत है, नहीं होना चाहिए। तो रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम इसका कितना होता है, ये हो जाता है आपको पाई आर स्क्वायर इंटू एल हो जाता है, ये बात क्लियर है। तो यहाँ पे क्या होता है, एम अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू एल रख देते हैं। आई इक्वल टू पाई इंटू एम अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू एल, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ये वैल्यू रख देता हूँ एल आर के पावर 4 अपॉन 2। तो यहाँ पे क्या क्या खत्म कट गया, बस यहाँ पे वैल्यू पुट क्यों, पुट करके आप देख लीजिएगा कॉपी पे एक बार। पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। एल से एल कैंसिल हो गया, तो कितना आ जाता है यहाँ पे, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। यही तो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहाँ पे भी मैं डिस्क के केस में निकाल लिया था,
हाफ एम आर स्क्वायर, यहाँ भी कितना आता है हाफ एम आर स्क्वायर, तो इसका करेक्ट आंसर कितना होगा हाफ एम आर स्क्वायर ही होगा। ठीक है, तो सॉलिड डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है इसके एक्सिस के थ्रू, जो कि इसके बेस के परपेंडिकुलर होता है, उसके थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ एम आर स्क्वायर होता है। A slender uniform rod of mass capital M and length L is pivoted at one end so that it can rotate in vertical plane as shown in figure. There is negligible friction at the pivot. The free end is held vertically above the pivot and then released. The angular acceleration of the rod when it makes an angle theta with the vertical is option 1 3g by 2l into cos theta, option 2 2g by 3l into cos theta, option 3 3g by 2l sin theta, and option 4 2g by 3l into sin theta. So our rod is rotating about point O and the center of mass is at point C, and let the free end be point D. So length OD is equal to L, which is the length of the rod, and therefore OC, which is the center of mass location, is L by 2, because center of mass is at the center of a uniform rod. So OC is L by 2, and the gravitational force mg will be acting downwards, mg, and because of that there will be a torque about point O, and as a consequence of torque there will be a angular acceleration alpha. Now we know that from Newton's second law, the summation of torques about point O is equal to the moment of inertia of the rod about point O into angular acceleration alpha. Since there is only one force mg acting, there will only be one torque because of this mg force, and the torque will be equal to mg into the perpendicular distance can be found by extending this mg vector and intersecting with the x-axis. Let's call this point x. So the perpendicular distance is equal to OX. This is equal to IO into alpha. Since length OC is equal to L by 2, if we look at this triangle OCX, then this will be angle theta, and OX will be equal to L by 2 into sin theta. Therefore mg into L by 2 into sin theta will be equal to IO into alpha. Now using the parallel axis theorem, IO will be equal to I about center of mass plus mass of rod into distance of point O from the center of mass, which is L by 2 squared. We also know that I about center of mass for a uniform rod is ml square by 12. Upon calculation, IO becomes equal to ml square by 3 into alpha. On the left hand side we have ngl by 2 into sin theta. M can be divided from both sides and L can also be divided from both sides. So upon rearranging, we get the angular acceleration about point O alpha is equal to 3g by 2l sin theta. Now this is given in option 3, therefore option 3 is the correct answer. तो एक क्वार्टर सेक्टर मैंने कट करा यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क से जिसका रेडियस r है। इस सेक्टर का मास मैंने माना m। इट इज टू बी रोटेट अबाउट अ लाइन परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड पासिंग थ्रू द सेंटर। तो ये एक लाइन है जो कि परपेंडिकुलर टू दिस डिस्क एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द ओरिजिनल डिस्क है। इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन इज। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। देखिए अगर ये पूरी डिस्क होती है मेरे पास, अगर ये पूरी डिस्क है, ठीक है, अब इसको मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। तो ये 4 पार्ट्स हैं,
ठीक है, हर एक क्वाड्रेट का मास ले लेते हैं m। तो अब इस पूरी डिस्क का अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सेंटर से एक एक्सिस जो कि इसके सेंटर से पास हो रही है परपेंडिकुलर टू दिस डिस्क है, तो अगर मैं उसके अबाउट लिखना चाहूँ तो अगर मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया x मानूंगा तो इसका भी x आएगा, इसका भी x आएगा और इसका भी x आएगा। क्यों? क्योंकि ये सिमेट्री है। देखिए जो डिस्ट्रीब्यूशन इसका है वही डिस्ट्रीब्यूशन इसका है, वही डिस्ट्रीब्यूशन इसका है और वही डिस्ट्रीब्यूशन इसका है। तो सिमेट्री से मैं कह सकता हूँ जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक क्वाड्रेट का है वही सारे चारों के चारों क्वाड्रेट्स का है। ठीक है, तो जो मेरे पास टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वो 4x के इक्वल है और टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरे को पता है वो किसके इक्वल होता है, डिस्क का 4m इंटू r²/2 के। यानी कि जो x आया वो मेरा किसके इक्वल आया, एक क्वार्टर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो किसके इक्वल आ गया, m r²/2 के इक्वल। ठीक है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। अ थिन वायर ऑफ लेंथ l एंड यूनिफॉर्म लीनियर मास डेंसिटी ρ इज बेंट इनटू अ सर्कुलर लूप विद सेंटर एट O। ठीक है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द लूप अबाउट द एक्सिस x डैश इज। तो ये मुझे वायर से मैंने ये एक वो बनाया, ठीक है, ये वायर के मैंने रिंग टाइप बनाया सर्कुलर लूप। ठीक है, इसका सेंटर मुझे O दे रखा है और मुझे x डैश के अलोंग इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है। तो किसी जैसे ये मेरा सर्कुलर लूप है, ठीक है, ये मेरा सर्कुलर लूप है, तो इसके सेंटर से जो एक्सेस परपेंडिकुलर इसके सेंटर की होती है उसके अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है परपेंडिकुलर वो कितना होता है, m/r²। ठीक है, तो अगर मैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज करूं, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज करता हूं, तो जो इसका अगर इसके डायमीटर के अलोंग अगर इसके डायमीटर्स को मैं दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में बांट दूं तो मुझे पता है जो मेरा mz होता है वो मेरा क्या mx प्लस my होता है। ठीक है, ये अगर मेरी x एक्सिस है, ये मेरी y एक्सिस है, और क्योंकि इसमें सिमेट्री है तो mx my दोनों बराबर होंगे, तो जो मेरा mx आएगा या मेरा my आएगा वो कितना आएगा, मेरा mz/2 मतलब हाफ m/r²। ठीक है, तो मुझे इसके अलोंग अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे पता है, इसके अलोंग मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर m है, ठीक है, mx, तो यहाँ के अलोंग जो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसमें मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकता हूँ। जो x डैश होगा उसमें मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकता हूँ। तो कितना आएगा मेरा, जो x डैश आएगा वो कितना आएगा, mx प्लस m ये r का स्क्वायर, ये जो इनके बीच में डिस्टेंस है वो कितना है r, तो m/r²। तो ये कितना आ जाएगा मेरा 3/2 m/r²। तो मुझे ये निकालना है। ठीक है, अब इसके लिए मुझे क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में। अगर मेरी जो वायर की लेंथ है वो l है और उसकी मुझे लीनियर मास डेंसिटी ρ दे रखी है, ठीक है, तो इससे मेरा मास कितना आ जाएगा, मास मेरा आ जाएगा ρ इंटू इसकी पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी, 2πr। और अब मुझे r भी नहीं पता तो मैं r कैसे निकालूंगा, जो मेरा 2πr है वो मेरा किसके बराबर है, l के। तो यहाँ से मेरा r कितना आ जाता है, r मेरा आ जाता है l/2π। ठीक है, और इसे मैं यहाँ पे l से सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, तो जो मेरा मास आ जाता है, मास कितना आता है, ρl। तो बस अब मुझे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो यहाँ से जो मेरा x डैश आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 3/2। मास कितना है मेरा, मास है मेरा ρl। ठीक है, और रेडियस कितना है मेरा, l/2π उसका स्क्वायर, l²/4π²। तो ये मेरा कितना आ जाता है, 3/8 ρl³ तो ये मेरा इसका फाइनल आंसर हो जाता है। थैंक यू सो मच। तो आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है स्क्वायर प्लेट का अबाउट एन एक्सिस ए बी। तो ए बी के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो आई है, ठीक है, दैट पासेस थ्रू इट्स सेंटर एंड पैरेलल टू इट्स ऑफ इट्स साइड। ठीक है, सी डी इज अ लाइन इन द प्लेन ऑफ द प्लेट दैट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द प्लेट एंड मेक्स एंगल थीटा विद ए बी। तो ये सी डी लाइन है जो कि ए बी से एंगल थीटा बना रही है ना। द मोमेंट ऑफ, और ये सेंटर से पास हो रही है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया of the plate about the axis CD is then equal to। तो अब मेरे को CD के अलॉन्ग अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो तो देखें, I CD
इक्वल्स आई सी डैश डी डैश, ये कैसे कह सकता हूँ मैं, सिमेट्री है, ठीक है, क्योंकि ये लाइन अगर इस एंगल इससे थीटा बना रही है तो इससे ये थीटा बनाएगा, है ना। तो यानी कि आप देख सकते हैं जो ए बी के अलोंग हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा आई ए बी, वो आई ए डैश बी डैश के अलोंग जो इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। तो अगर ये इससे एंगल थीटा बना रहा है तो देखिए सिमेट्री ही तो है ये। तो सी डैश डी डैश के अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो सी डी के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल होगा, है ना। और दूसरी जो मैं लगा सकता हूँ, देखिए ये परपेंडिकुलर होंगी, ठीक है। तो यहाँ से जो इक्वेशन आ गई मेरी परपेंडिकुलर एक्सिस आई सी डी प्लस आई सी डैश डी डैश इक्वल्स आई ऑफ ए बी, टू टाइम्स आई ऑफ ए बी के इक्वल आ गया, है ना। तो यहाँ से जो आई ऑफ ए बी की वैल्यू है वो मेरे को गिवन है आई, तो और उसकी मेरे को निकालनी थी आई ऑफ सी डी, उसको मैं बोल देता हूँ एक्स, 2x, क्योंकि ये भी x इक्वल है, तो x जो आया वो मेरा i के इक्वल आया, यानी कि i पासिंग टू सी डी इज इक्वल टू i के इक्वल। तो इन दोनों का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो सेम है, ठीक है।